नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह डांगर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव महाविजय संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह के पेशव में किया गया। बता दूं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन कोडरमा विधायक नीरा यादव ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कोडरमा की सांसद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी एवं बरकट्टा विधानसभा विधायक अमित कुमार यादव एवं उपस्थित अतिथिगण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोमेंटो अंग वस्त्र एवं विशाल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे द्वारा किए गए कार्य को जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, जनता स्वयं जानती है। अब की बार 400 पार के लिए कोडरमा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी एवं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाकर दिल्ली भेजे। आपका एक एक वोट कमल फूल को देकर अपने यशस्वी होने का परिचय दे। आपका एक एक वोट ऊंची मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। लाखों की भीड़ में लोग नारा लगाते हुए देखे गए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार से गूंजा पूरा कोडरमा और गिरिडीह बाजार। कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा संयोजक रामचंद्र सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीतीश चंद्रवंती, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद बिहारी, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, जमुना यादव, सुधीर सिंह आदि सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लाखों की संख्या में उपस्थित थे। से कुछ काम में लंबित थी कोडरमा लोकसभा की, उसको हमने प्रयास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उन्होंने चाहे सरिया रेल ओवरब्रिज का निर्माण का हो, उन्होंने शिलान्यास किया और आज लगभग 3 दशक से उस रेलवे ओवरब्रिज की मांग थी। हजारों हजार लोग रोज प्रभावित होते थे। आज वो काम चल रहा है, बहुत जल्द उससे आप लोगों को फायदा भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोडरमा लोकसभा से आत्मीय संबंध है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने रांची से गिरिडीह को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की शुरुआत की और आप सबके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हमने रांची से गिरिडीह और आसनसोल तक को जोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत हमने की और श्रद्धेय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी को एक श्रद्धांजलि देने का काम हमने किया। जो उनकी सोच थी कि लोग रांची कम समय में पहुंचे, कम खर्च में पहुंचे और सीधी कनेक्टिविटी हो, तो आज आप सबके आशीर्वाद से यह संभव हो पाया और प्रधानमंत्री जी ने काफी इसमें सहयोग किया और वहां पे ट्रेन की शुरुआत हुई। साथियों, उसके अलावा 30-30 करोड़ के अमृत भारत स्टेशन के तहत सरिया ओवरब्रिज, सरिया हजारीबाग रोड स्टेशन में और कोडरमा रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधा आप जैसे मिलती है, उस तरह से वहां पे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन यानी विश्व स्तरीय सुविधा से युक्त, ताकि वहां लोग। और वहीं मुरैना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा वन विभाग की करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर पेड़ों की कटाई करके भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मुरैना जिले के जौरा तहसील के ब्लॉक पहाड़गढ़ से लगभग 17 किलोमीटर आगे मरा गांव के पास भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग के जंगलों की अवैध रूप से कटाई की गई है। वहां स्वयं जाकर देखने पर पता लगा कि यह बात सत्य है। लगभग 100 से 200 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं की कब्जा करने की मुहिम जारी है। मुरैना जिले में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है और वन विभाग चैन की नींद सो रहा है, या कहें कि वन विभाग की मिलीभगत से पूरे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बता दें कि इस संबंध में जब मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित से बात की गई तो उनका यह कहना था, यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जब मीडिया द्वारा मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित से इस विषय पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी बोलने से साफ साफ मना कर दिया। इस संबंध में CCF ग्वालियर TS सुलिया से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी।
सर पहाड़गढ़ के जंगलों में हरे पेड़ों को काटकर माफिया द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा है तो वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं संबंधित एसडीओ फॉरेस्ट से बात करूंगा कि वो कार्रवाई करें और जो वन विभाग की संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके। नूतन स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में 15 मई से 25 जून तक 30 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के मुख्य अतिथि एवं कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला की अध्यक्षता में किया गया। 15 मई को क्लब द्वारा आयोजित हो रहे 30 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर में 5 वर्ष से अधिक आयु से लेकर वयस्क प्रतिभागियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा वॉलीबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पहार पहनाकर क्लब संरक्षक रतन लाल चावला, अध्यक्ष मांगीलाल राव और वरिष्ठ सदस्य मांगीलाल बाथरा द्वारा किया गया, जबकि अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर क्लब के वरिष्ठ सदस्य हिम्मत सिंह झाला, हंसराजपुरी और पंकज टांक ने अभिनंदन किया। बता दें कि कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के कारण भारत रत्न सम्मान मिला और राज्यसभा में जब सचिन तेंदुलकर बोलने लगे तो पक्ष विपक्ष के आपसी वार्तालाप को विराम लगाते हुए सभापति ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न बताकर सभी को सुनने का अनुरोध किया। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक ने ग्राउंड में सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और वॉलीबॉल की सर्विस करते हुए प्रशिक्षण शिविर का सांकेतिक शुभारंभ किया। मंच संचालन पंकज व्यास ने किया। शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ियों को वरिष्ठ कोच मनोहर लाल खटीक की ओर से किट वितरण किया जाएगा। नूतन क्लब द्वारा जो 1 महीना का वॉलीबॉल प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि ज्ञात है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ऑनलाइन गेमिंग भी काफ़ी बच्चों को आदत और जकड़े हुए हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नूतन क्लब चित्तौड़ के अंदर 1 माह के लिए बच्चों के लिए वॉलीबॉल का कोचिंग के लिए शिविर लगा रहा है और यहाँ बच्चों को प्रतिदिन सिखलाई होगी। और ये एक बड़ी चुनौती का और दुख का विषय है कि आजकल बच्चे फील्ड पे जाने की बजाय घर में बैठे हुए मोबाइल के ऊपर समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो ये अच्छा है, उस लीग से हट करके एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है नूतन क्लब की तरफ से। और मैं जो इसमें बच्चे जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं यही मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि इसमें मन लगा के खेलें। इससे खेल भावना जो प्रेरित होगी, जो जगेगी, वो जीवन पर्यंत काम आएगी और जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो जीवन पर्यंत काम आएगा। और अच्छा खिलाड़ी के लिए अब खेल में बहुत सारे अवसर हैं, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, तो इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। नूतन क्लब और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मुरैना में फिर सामने आया दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेसबॉल से पीट कर हत्या कर दी और वहीं मां पर भी किया था हमला, परंतु मां बच गई है। बता दें कि मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दत्तपुरा गांव का है, जहां खुद के सगे बेटे ने अपने बाप की जान ले ली। मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। पुलिस ने बताया युवक शराब का आदी था, इससे पूर्व भी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचाया था। बता दें कि कल भी इसी प्रकार एक घटना सामने आई थी, जिसमें सगे बेटे ने अपने माता पिता की सरिये से हत्या कर दी थी। आज फिर सामने आया है ऐसा ही मामला। दत्तपुरा का मामला है। लड़का है सुधांशु, जो शराब वराब शायद पीता था। इससे बाप मना करता था। इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ। बाप ने बेसबॉल पे उस पे वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभी डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने बताया कि मृत्यु हो गई है। और हाँ, बचाने के लिए माँ आई थी, तो माँ को भी चोटें लगी हुई हैं, उसको भी भर्ती करा दिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। हाँ, ग्वालियर भेजा गया था नशा मुक्ति केंद्र में। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था। चांपा हसदेव नदी हथनेपरा ओवरब्रिज का आज का ताजा मामला है, जहां से लगातार रेतों का अवैध खनन परिवहन हो रहा है और लाखों करोड़ों का राजस्व नुकसान जिला प्रशासन को हो रहा है। उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन दिनों संबंधित विभाग से नहीं दिखा। ऐसे में रेत माफियाओं के हौसले
हिमालय पर्वत की तरह अटल होकर कारोबार फल फूल रहा है, जिससे कि खनिज विभाग भी अनभिज्ञ नहीं है, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा? क्या हो सकता है कार्यवाही नहीं होने का कारण? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के संरक्षण में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो? यदि ऐसा है तो इसे रोक पाना संबंधित विभाग को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रशेखर बरेट की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा से। अत्यधिक शराब के सेवन से एक युवक की मौत हो गई। पुत्र की आस में 5 बेटियां हो गई। इसके बाद से ही शराब के नशे में डूब गया और आखिरकार कल देर रात जिला चिकित्सालय में उसने सांसें आखिरी ली और उसकी सांसें थम गई। भाई कांटोदा निवासी शांतिलाल प्रजापत की रिपोर्ट पर पारसोली पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल रतनलाल और कांस्टेबल गिरिराज अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। हेड कांस्टेबल रतनलाल ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार उसका भाई 48 वर्षीय प्रकाश पुत्र हीरालाल शराब की लत का शिकार था। बुधवार को दिन पर शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे पेगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले लिया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में देर रात उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सूचना पर आज परिजन अस्पताल पहुंचे। शांतिलाल की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल पहुंची उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से पता चला है कि प्रकाश खेती बाड़ी करता था। उसकी 5 पुत्रियां हैं। बेटा नहीं होने के गम में पिछले 4-5 साल से शराब के नशे का आदी हो गया। वह दिन भर शराब पीता रहता था, यहाँ तक कि सुबह उठते ही शराब पीने लग जाता है। भाई सहित परिवार के लोगों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह शराब को नहीं छोड़ पाया। प्रकाश की मौत के साथ ही 5 छोटी छोटी बच्चियों के भरण पोषण का जिम्मा उसकी पत्नी पर आ गया। प्राकृतिक बगलामुखी मंदिर गांव नारी हिमाचल में पंडित यशपाल कौल के नेतृत्व में बगलामुखी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समूह संगतों की ओर से हवन में क्रमवार आहुति डाली गई और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य सेवादार पंडित यशपाल कौल जी मंदिर के इतिहास के बारे में दलजीत अजनोहर जी की ओर से की गई खास बातचीत। मनोवा कायदो शाब निषेधो विशेषनाथ अशब्दमा बलिगा सोमनाथ कृपा परसो रामे से सत्य सर्वेद सुखनायन तो सर्वेनंद पक्षणा पशुआ सदा प्राच्य परवता कंद्रह सुहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत। आज हम बगलामुखी जयंती के अवसर पर गांव नारी में मुझे यहाँ प्राकृतिक मंदिर माँ बगलामुखी है। वहाँ के प्रीस्ट हैं जो पुजारी हैं पंडित यशपाल जी कौल, उनसे बात करेंगे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस ओकेजन के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे ओकेजन मनाए जाते हैं। तो भाई आपका स्वागत है जी डीडी समाचार में। धन्यवाद। और जी इस मंदिर के जो प्राकृतिक नारी बगलामुखी नारी मंदिर है नारी गाँव में, इसके बारे में इतिहास क्या है? इतिहास तो आधुनिक है, प्राचीन में कह नहीं सकता जी। जो मूर्ति है वो मुझे मिली है जी 1983 में जी। मेरे पास इतिहास है इसका। खुदाई कर रहा था, उसमें मूर्ति मिली मुझे, वो सामने दिखाई भी दे रही जी, वो सामने प्राकृतिक मूर्ति। आज के युग में ना मंत्र नहीं ना यंत्र ना तंत्र, कहते उसमें प्रभाव नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है शक्ति, लेकिन हकीकत से ऊपर उठकर हम लोग उससे काम कर रहे हैं, जिससे हमारा धर्म के ऊपर से विश्वास उठ रहा है जी। ना हम शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, ना हम सबसे बड़ी बेअदबी हम ब्राह्मण लोग शास्त्रों की कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा, जी जी जी। तारा आस्था है, उदय है, उसमें सब लोग बड़े बड़े शास्त्रों का कथा कर रहे हैं। जबकि लिखा है कि तारा अस्त हो जाए, तारा उदय हो जाए, उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद सूत को तो पात कर लगता है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कर्मी पंडितों ने हमारे शास्त्रों का बेड़ा गर्क कर कर्मी पंडितों ने जी थोड़े से मंत्र याद कर लिए, स्वस्ति वाचन याद कर लिया, थोड़े श्लोक याद कर ले, मंदिरों में पंडित बन गए, धोती लगा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में माला धारण कर ली और विद्वान प्रकांड विद्वान धुरंधर विद्वान बन गए। लेकिन मैं इसका मैं खंडन करता हूँ। लोगों को एक भी पंडित जितने हमारे इंडिया में जितने भी पंडित हैं, जितने भी मठाधिकारी हैं, जितने मठ के बैठे हुए मंडलाधीश हैं, लोगों को ये दिखाएं कि भगवान है या नहीं है। क्या बात। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास जितनी भी संगत आए मेरे मंदिर में, इस मंदिर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना कि उनका चेहरा है, लेकिन पत्थरों के ऊपर उनके प्रतीक है, मैं दिखा सकता हूँ। और अभी भी मेरे मंदिर में इस समय विद्यमान हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सभी धर्मों के लोग यहाँ पर विद्यमान है। आप उनका
लोगों को परिचय करवा सकते हैं। हीरा जी 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 और ये बात कर रहे हैं हम यहाँ के प्राकृतिक मंदिर जो माँ बगलामुखी है, यहाँ के प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया था। 1983 को आपको यहाँ पे विद्यमान होती है और यहाँ पे हवन जगह होती है, होती है, उनकी भावनाएं जो पूर्ण होती हैं जी। तो ये बात जो आपने अभी मौजूदा समय पे की है, जो लोग अर्ध जानकारी रखते हैं वो बड़े विद्वान बन रहे हैं। ये हमारे समाज की चिंता है और चिंता का विषय है। इस पे चिंता पे आप जैसे महान को भी चिंता कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी कार्य क्षेत्र में नहीं आता। सो आप दोस्तों हमने बात की है बबूजी से, बबूजी ने बताया। सो बबूजी यहाँ पे समंदर में ये बगलामुखी जयंती के अतिरिक्त और कौन सा जो ओकेजन बनाया जाता है? इसमें सिर्फ हम साल में एक दिन रखा है, इसका व्यापार नहीं बनाया, ना हमने पर्ची बनाई है, ना किसको कहते हैं कि 1100 रुपए दे, 5100 रुपए दे, 11,000 रुपए दे, आपका 1 लाख रुपए लगे। तो गरीब भी आते हैं। एक घन मूल की शांति करानी हो तो पंडित लोग 1.25 लाख खर्च करते हैं। मैंने उसका प्रारूप बनाया है। शाम को 4 बजे गरीब लोग मेरे पास आएंगे, हजारों बच्चों की घन मूल शांति में करवा दूंगा, पैसा एक नहीं लूंगा, ना मैंने लिया आज तक। सो दोस्तों हम यहाँ पे बता दें, जैसे पंडित जसपाल कौल जी ने बताया कि ये आज के समय में पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोगों को किसी भी तरह की आदि व्याधि किसी भी तरह का उसका समाधान किया जाता है। हवन होती है, बड़ा बहुत भारी हवन होता है। यहाँ पे हजारों संख्या आकर नतमस्तक होती है। तो श्यामपुर से डीडी समाचार के लिए दलजीत अजनू का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। माता चिंतापूर्णी मंदिर के इतिहास संबंधी पीड़ित ऋतिक कालिया से दलजीत अजनोहा ने किया खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनोहा। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के धार्मिक स्थान माता चिंतपूर्णी मंदिर में। ये बात बेशक महामाई का मंदिर पूरे विश्व में प्रख्यात है, पर हम प्रयास करेंगे आप इस इतिहास के बारे में पंडित ऋतिक कालिया जी से बात करेंगे। महामाई के मंदिर माता चिंतपूर्णी मंदिर का इतिहास क्या है और इसका यहाँ पे लोग होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कई लोग तो यहाँ पे आके महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित ऋतिक कालिया आपका स्वागत है डीडी समाचार। यहाँ चिंतपूर्णी महामाई पिंडी स्वरूप में विराजमान है और यहाँ पे हमारे बाबा इसमें बाबा माईदास जी, उनको कन्या रूप में महामाई ने दर्शन दिए थे। तब से हमारी पीढ़ी लगी है, ऐसे सेवा कर रही है महामाई के। रोज सुबह शाम श्रृंगार होता है, भोग लगता है महामाई को। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी भेंटें चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं महामाई का, और जो भी उनकी मनोकामनाएं महामाई सारी पूरी करती है और खुशियों का आशीर्वाद देती है। और अपना आशीर्वाद महामाई सभी परिवार और सारे देशवासियों पे बनाए रखती है महामाई, और ऐसे ही आशीर्वाद दिए महामाई सब। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने महामाई के इतिहास के बारे में डीप में बताया। आपने डीप में विराजमान है और सबसे बड़ी जगह यहाँ पे जहाँ नतमस्तक को महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो श्यामपुर से डीडी समाचार के लिए दलजीत अजनोहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।